नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम रीजनिंग का सीरीज लेके चल रहे थे और रीजनिंग की सीरीज में हमने जो पिछला वीडियो देखा था पिछली क्लास के अंदर, वो देखा था हमने कथन पूर्वानुमान यानी कि स्टेटमेंट और अजम्पशन का पार्ट फर्स्ट। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे स्टेटमेंट और अजम्पशन का पार्ट सेकेंड। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करते हुए रहिए। तो शुरुआत करते हैं हमें आज के सेशन की कथन पूर्वानुमान भाग 2 यानी कि पार्ट 2 के हम कुछ अभ्यास क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके चलेंगे। कल भी हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए थे, आज इसके अंदर भी हमें लेंगे। देखो, पहले कुछ निर्देश दे रखे हैं आपको। डायरेक्शन क्या है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के लिए कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है यानी कि एक स्टेटमेंट दिया है और उसके नीचे दो पूर्व धारणा यानी कि दो अजम्पशन दिए गए हैं, जिन्हें पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड क्रमांक दिया गया है। आपको कथन और दी गई पूर्व धारणा दोनों पर विचार करना है और फिर यह तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है यानी कि कौन सी पूर्व धारणा सही है। यहाँ पर हमेशा पूर्व धारणा में यही होगा कि अंतर्निहित है, यानी कि सही है तो वो अंतर्निहित है और गलत है तो वो अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, अब निर्देश क्या है कि केवल पूर्व धारणा फर्स्ट सही हो तो वहाँ पर एक भरना यानी कि ऑप्शन ए भरना, एक कह दो या ए भर दो, एक ही चीज़ है। यदि केवल दूसरी पूर्व धारणा सही है तो वहाँ पर आप भरोगे बी। क्या भरोगे? बी भरोगे। और यदि वहाँ पर पहली और दूसरी दोनों ही पूर्व धारणा सही है तो वहाँ पर आप सी भरोगे। और न तो फर्स्ट और न ही सेकंड यानी कि दोनों की दोनों पूर्व धारणा गलत हो तो वहाँ पर आप क्या भरोगे? डी भरोगे। तो ए, बी, सी और डी। यदि पहली सही है तो ए, दूसरी सही है तो बी, दोनों सही है तो सी और दोनों ही गलत है तो डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। आज की क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन देखिए, एक कथन दे रखा है आपको स्टेटमेंट कि जब तक हम समग्र शासन प्रणाली का सुधार नहीं कर लेते तब तक भ्रष्टाचार और सौजन्य पक्षपात को हमारे समाज से नहीं मिटाया जा सकता। क्या कह रहा है कि जब तक हम जो समग्र शासन प्रणाली है हमारी, उस शासन प्रणाली के अंदर सुधार नहीं कर लेते तब तक जो भ्रष्टाचार और सौजन्य पक्षपात, सौजन्य का मतलब क्या होता है भाई? अपनों को लाभ पहुंचाना, वो क्या होता है? सौजन्य पक्षपात, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना, यानी सौजन्य पक्षपात को नहीं मिटाया जा सकता। यानी कि यदि आपको भ्रष्टाचार और सौजन्य पक्षपात को मिटाना है तो पहले आपको शासन प्रणाली के अंदर समग्र रूप से सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्व धारणा फर्स्ट क्या है कि भ्रष्टाचार और सौजन्य पक्षपात का बना रहना अच्छा है क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो कह रहा है कि ये खराब है, यही तो बता रहा है। यानी कि पहला क्या है? गलत है। ये बना रहना अच्छा नहीं है, इनको तो ये हटाने की बात कर रहा है। दूसरा, शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। अब शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है या नहीं है, इस बारे में तो ये बात नहीं कह रहा है। ये कह रहा है आप उस शासन प्रणाली में परिवर्तन कीजिए, चाहे लचीलापन हो या नहीं हो। केवल है लचीलापन है इसके लिए हम शासन प्रणाली में परिवर्तन कर ले, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि लचीलापन है तो आप शासन प्रणाली में परिवर्तन करो, ये जरूरी नहीं है। यदि परिवर्तन की जरूरत है तो आप परिवर्तन करो। अब लचीला है या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा भी क्या है? गलत है। यानी कि परिवर्तन करने के लिए लचीलापन है इसलिए आप परिवर्तन कर दो, बिल्कुल गलत होगा। यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप परिवर्तन कीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गिरते शेयर मूल्यों के कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकार ने एक जांच आयोग का गठन किया गया है। क्या कह रहा है कि शेयर मार्केट के अंदर निरंतर जो शेयर के रेट है वो डाउन होती जा रही है और ये डाउन होने के लिए जो नियामक प्राधिकार यानी कि भारत के अंदर है शेयर मार्केट का नियामक प्राधिकार यदि हम कहें तो वो कौन है? सेबी। ठीक है, तो उस नियामक प्राधिकार ने एक जांच आयोग का क्या किया है? गठन किया गया है। वो जांच आयोग क्या करेगा? ये कमेटी है, वो कमेटी क्या करेगी? पता लगाएगी कि निरंतर शेयर मूल्य गिरने का कारण क्या है।
तो इस तरह के निर्णय से शेयर बाजार पर निवेश को विश्वास लौट सकता है। बिल्कुल ये सोचा होगा नियामक प्राधिकार ने, सेबी ने यही सोचा होगा कि हम कमेटी बैठाते हैं और हो सकता है कि कमेटी बैठाएंगे, कमेटी जांच करेगी तो लोगों का वापस विश्वास आएगा शेयर मार्केट के ऊपर और लोग दोबारा शेयर मार्केट में अपने निवेश करेंगे, यानी कि विश्वास लौट सकता है। तो कथन पूर्वानुमान में हमने कल पढ़ा था, आप पिछले वीडियो के अंदर आप जाके एक बार देखिए। पूर्वानुमान क्या है कि कथन कहने से पहले क्या अनुमान लगाया गया। तो ये जो कमेटी बैठाई गई, कमेटी बैठाने से पहले जो नियामक प्राधिकार है उसने क्या अनुमान लगाया कि निवेश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, यही सोचा होगा। बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो बाद की बात है, वो रिजल्ट पे है, लेकिन नियामक प्राधिकार ने तो यही सोचा होगा कि निवेश बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, जांच आयोग गिरते शेयर मूल्य के कारणों का पता लगाने में सक्षम होगा। बिल्कुल होगा, तभी तो उसको जांच आयोग को बैठाया गया है। यदि सेबी को पहले ही पता होगा कि इसको पता ही नहीं लगेगा जांच आयोगों की शेयर मूल्य क्यों गिर रहे हैं, तो क्या वो जांच आयोग बैठाते? बिल्कुल भी नहीं बैठाते। यानी कि जो सेबी का अनुमान था वो क्या अनुमान था कि जो जांच आयोग है वो शेयर मूल्य के डाउन होने का कारण पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, और जब दोनों सही हो तो ऑप्शन नंबर सी राइट। तीसरा देखो, एक विज्ञापन दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट। क्या है कि भविष्य के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़ाइए। आप भविष्य के लिए अपने अतीत यानी कि इतिहास से पीछा छुड़ाइए और पुराने फ्रिज के बदले हमारी नई पीढ़ी का फ्रिज छूट पर प्राप्त कीजिए। ये किसी फ्रिज बेचने वाली कंपनी का क्या है, एक विज्ञापन है। वो कंपनी कह रही है कि आप भविष्य के लिए अपने अतीत से क्या कीजिए, पीछा छुड़ाइए और अपने पुराने फ्रिज के बदले हमारी नई पीढ़ी का फ्रिज ले जाइए। क्या कह रहा है, हमारा जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो फ्रिज है वो पुराना फ्रिज अपना जमा कराइए और कुछ छूट पा कर के, डिस्काउंट पा कर के हमारा नया फ्रिज है आप लेके जाइए। इस प्रकार का एक ऐड दिया गया है। तो क्या आने वाले महीनों में नए फ्रिज की बिक्री बढ़ सकती है? अब ये जो कंपनी है फ्रिज बेचने वाली, हमें इसके अनुमान का पता लगाना है कि इसने ये जो ऐड दिया है वो ऐड देने से पहले इसका क्या अनुमान रहा होगा। तो बिल्कुल कंपनी का अनुमान तो यही रहा होगा कि आने वाले महीनों में नए फ्रिजों की बिक्री बढ़ सकती है, तभी तो वो ऐड दे रही है, खर्चा कर रही है। यदि उसे पता होगा, उसका अनुमान ये होता कि फ्रिजों की बिक्री नहीं बढ़ती, तो क्या वो फ्रिज ऐसा ऐड का खर्चा करती? बिल्कुल नहीं करती। यानी कि कंपनी का अनुमान क्या है कि फ्रिज की बिक्री बढ़ सकती है। दूसरा, मनुष्य अतीत को भविष्य में बदलने की प्राथमिकता देता है। मनुष्य पुराने जो चीज़ें हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, उनको नई वस्तुओं में बदलने को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल देता है, तभी तो ये बात कही गई है कि भविष्य के लिए अपने अतीत से क्या कीजिए, पीछा छुड़ाइए। यानी कि पुरानी वस्तुओं के बदले नई वस्तुएं लेके जाइए आप। ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी भी सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विविध शहरों में, भारत के विविध यानी कि अनेक शहरों में बड़ी संख्या के अंदर बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन दुकानें आधुनिक संगीत के साथ प्लस कॉफ़ी शॉप खोल रही है और कॉफ़ी के साथ विविध अल्पाहार भी पेश कर रही है। क्या कह रहा है कि भारत के अनेक शहरों के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कंपनियां फास्ट फूड चैन दुकानें खोल रही है। फास्ट फूड चैन दुकानें जिसके साथ में क्या होगा कि आपके लिए बैठने का एक आरामदायक माहौल होगा और उस माहौल के अंदर आप प्लस कॉफ़ी शॉप यानी कि कॉफ़ी पीजिए, साथ में अल्पाहार लीजिए और आराम से बैठे रहिए। साथ में संगीत भी, आधुनिक संगीत, वर्तमान संगीत भी सुनिए। इस प्रकार के हम आजकल के जो कैफ़े देखते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। आपके वहाँ पर संगीत भी सुनाई देगा, बैठने की अच्छी व्यवस्था भी होगी। इसके साथ साथ में आपको चाय कॉफ़ी के साथ में अल्पाहार भी पेश किया जाता है, वहाँ पर आपको फास्ट फूड भी दिया जाता है। तो आमतौर पर ऐसी दुकानें खुल रही है। तो ऐसी दुकानें खोलने के पीछे जो ये कंपनियां होती है जो ऐसी दुकानें खोल रही है, इन कंपनियों का खोलने से पहले क्या अनुमान रहा होगा, ये क्या सोच करके इस प्रकार की कंपनियां खोल रही है। तो वो इनका अनुमान क्या है, देखो, लोग बड़ी संख्या में इन कॉफ़ी शॉप के नियमित ग्राहक बन सकते हैं। बिल्कुल कंपनी ने तो यही सोचा होगा, यही अनुमान लगाया होगा कि लोग यहाँ के नियमित ग्राहक बनेंगे। यदि कंपनी का अनुमान ये होता कि लोग नहीं आएंगे, यहाँ पर ग्राहक नहीं बनेंगे, तो कंपनी इस प्रकार का खर्चा नहीं करती। यानी कि कंपनी का अनुमान क्या है, यहाँ पर ग्राहक आएंगे। पहला सही। दूसरा, लोग कॉफ़ी और अल्पाहार लेते समय
आरामदायक वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। क्या कह रहा है कि लोग कॉफ़ी और जब अल्पाहार लेते हैं तो साथ साथ में वो आरामदायक वातावरण में बैठ करके इन्हें पीना और खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल कंपनी का यही अनुमान था, इसीलिए वो साथ में आरामदायक वातावरण दे रही है। साथ में ये देखो संगीत वगैरह, ये एकदम आरामदायक वातावरण है। यानी कि कंपनी का ये जो दूसरा अनुमान है ये भी सही है। तो दोनों सही है। जब दोनों सही हो तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि रेलवे अधिकारियों ने 10 नई रेलगाड़ियां शुरू की है। रेलवे के अधिकारियों ने क्या किया है, 10 नई रेलगाड़ियां स्टार्ट की है और 14 जो विद्यमान रेलगाड़ियां हैं उनकी आवर्ती में वृद्धि कर दी है। कह रहा है भाई जो रेलवे के अधिकारी थे उन्होंने 10 तो नई रेलगाड़ी स्टार्ट कर दी और जो पुरानी रेलगाड़ियां थी उनमें से 14 रेलगाड़ियों की जो आवर्ती यानी कि जो उनका रूट था वो उनमें क्या कर दी है, वृद्धि कर दी। यानी कि वो कभी कहीं एक दिन में एक बार जाती थी तो उस स्टेशन के मध्य अब उसके 2 बार आना जाना कर दिया या 3 बार आना जाना कर दिया। यानी कि उनके रूट में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का करने के पीछे रेलवे के जो अधिकारियों का अनुमान था वो अनुमान क्या हो सकता है, वही होगा हमारा पूर्वानुमान। तो विद्यमान रेलगाड़ियां सभी यात्रियों को जगह देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बिल्कुल, यदि वर्तमान जो विद्यमान रेलगाड़ियां हैं वो सभी यात्रियों को ले जाने में सक्षम होती तो क्या रेलवे अधिकारी नई रेलगाड़ियां स्टार्ट करते? बिल्कुल नहीं करते। यानी कि वर्तमान जो रेलगाड़ियां हैं वो सभी यात्रियों को ले जाने के लिए सक्षम नहीं है, कम पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने नई रेलगाड़ियां शुरू की है। तो बिल्कुल सही है कि वर्तमान रेलगाड़ियां पर्याप्त नहीं है। दूसरा, नई और जो अतिरिक्त रेलगाड़ियां हैं उनको पर्याप्त रूप में यात्री मिल पाएंगे जिससे कि ये आर्थिक रूप से परिचालन योग्य होगी। ये क्या कह रहा है कि जो नई रेलगाड़ी और जो अतिरिक्त रेलगाड़ियां लगाई गई है उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर यात्री मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। रेलवे के अधिकारियों का तो यही अनुमान है कि इनको यात्री मिलेंगे। अब यात्री मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो बाद की बात है, वो रिजल्ट है। लेकिन इनका जो अनुमान था रेलवे के अधिकारियों का वो क्या था कि यात्री इन रेलगाड़ियों को मिलेंगे। यदि उनका अनुमान ये होता कि नहीं मिलेंगे तो क्या वो नई रेलगाड़ियां शुरू करते? बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पर दूसरा अनुमान भी सही है, पहला भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरकार ने स्कूल फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल फीस के ढांचे का काया पलट करने का निर्णय किया है। सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि जो स्कूल की फीस है ना उसको आप माता पिता की आमदनी के साथ में जोड़ करके जो ये फीस वाला ढांचा है ना इसका काया पलट करने का निर्णय लिया है। माता पिता की आमदनी के साथ में कैसे कि यदि किसी के माता पिता की, किसी छात्र के माता पिता की आमदनी ज़्यादा है तो उससे फीस ज़्यादा ली जाए, यदि उसकी आमदनी कम है तो उससे फीस क्या ली जाए, कम ली जाए। इस प्रकार का डिसीजन किसने लिया है? गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, अब पूर्व धारणा, इस प्रकार का डिसीजन लेने से पहले सरकार की क्या पूर्व धारणा, क्या पूर्वानुमान, क्या अनुमान रहे होंगे? जो माता पिता है वो अपनी जो वास्तविक यानी कि जो रियल इनकम है उसकी जानकारी स्कूल को देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। सरकार का यदि अनुमान ये होता कि वो इस प्रकार की जानकारी ही नहीं देंगे सही तो क्या सरकार ऐसा डिसीजन लेती? नहीं लेती। यानी कि सरकार का अनुमान क्या है कि माता पिता अपनी आमदनी, अपनी वास्तविक आय का जो ब्यौरा है वो स्कूल को देंगे। तो पहली सही है। दूसरा अनुमान, माता पिता ढांचे के काया पलट के बाद फीस अदा करने के लिए राजी हो जाएंगे। सरकार का अनुमान तो यही है कि वो राजी हो जाएंगे। अब होते हैं नहीं होते वो रिजल्ट है, लेकिन सरकार का अनुमान क्या है कि वो राजी होंगे, तभी तो सरकार ऐसा डिसीजन ले रही है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सरकार को चक्रवात से प्रभावित हुए लोगों का त्वरित पुनर्स्थापन करने के लिए सेना को लगाना चाहिए। भाई किसी स्थान पर चक्रवात आया है तो उस चक्रवात से जो प्रभावित हुए लोग हैं ना उनको तुरंत प्रभाव से पुनर्स्थापन के लिए किसको लगाना चाहिए? सेना को लगाना चाहिए, आर्मी को लगाना चाहिए। तो ये आर्मी को लगाने का जो कथन कहा गया है, जो बात कही गई है, जो सुझाव दिया गया है, इस सुझाव देने के पीछे अनुमान क्या होगा इस सुझाव देने वाले व्यक्ति का? केवल सेना ही चक्रवात से पीड़ित लोगों को पुनर्स्थापना तीव्र गति से कर सकती है क्या? देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है केवल,
और जब भी केवल सर्वोत्तम, प्रबल, सिर्फ या सर्वश्रेष्ठ शब्द आ जाए पूर्व धारणा में, तो वो पूर्व धारणा क्या होगी, हमेशा गलत होगी। ये ध्यान रखना है। तो केवल सेना नहीं, दूसरी जैसे पुलिस है वो भी पुनर्स्थापना करवा सकती है, इसलिए केवल सेना गलत है। सेना युद्ध के अलावा अन्य कार्य भी अपने जिम्मे ले सकती है क्या? बिल्कुल ले सकती है। सेना युद्ध, केवल सेना युद्ध ही नहीं करती, सेना दूसरे कार्य भी करती है, यानी कि सेना युद्ध के अलावा जो अन्य कार्य है वो भी अपने जिम्मे ले सकती है। तभी तो इनको चक्रवात से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन के लिए सेना को जिम्मा दिए जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चक्रवात आकस्मिक रूप से आता है। चक्रवात आकस्मिक रूप से आता है, अतः कम से कम इस वर्ष के लिए चक्रवात से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापना के हेतु लगा देना ही चाहिए। देखिए चक्रवात क्या कह रहा है, आकस्मिक रूप से आता है, अतः कम से कम इस वर्ष के लिए चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्स्थापना के हेतु लगा देनी चाहिए। यहाँ पर सेना शब्द आएगा, सेना लगा देनी चाहिए। क्या लगा देनी चाहिए? सेना कटा हुआ है, सेना लगा देनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आकस्मिक रूप से आने वाली ऐसी सभी घटनाओं के लिए सेना को लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल यही तो कह रहा है कि आकस्मिक रूप से आने वाली ऐसी सभी घटनाओं के लिए किसको लगाया जाना चाहिए? सेना को लगाया जाना चाहिए। इसलिए ये कह रहा है सेना लगा दी जानी चाहिए। दूसरा, चक्रवात से जो होने वाला विनाश है उसको रोकने के लिए पहले से ही यहाँ पर बीच में स्पेस है, पहले से ही कुछ सावधानी बरतने वाली योजनाएं बन रही है। कुछ सावधानी बरतने वाली योजनाएं बन रही है। तो यही तो हो रही है कि भाई चक्रवात हमेशा आता है, आकस्मिक रूप से आता है, इसलिए इस बार के लिए आप सेना लगा दीजिए। तो ये पहले ही क्या बना रहे हैं? योजना बना रहे हैं। और यहीं पर भी हम यही कह रहे हैं कि चक्रवात से होने वाले विनाश को यदि आपको रोकना है तो पहले से ही सावधानी बरतने वाली क्या बनाइए? योजना बनाइए। ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, और जब दोनों सही हो तो सी राइट। नेक्स्ट देखिए कथन है, यह हमेशा सच नहीं होता कि अत्याधुनिक तकनीकी अपनाने से उत्पादकता और क्षमता में क्या वृद्धि सुनिश्चित होती है। क्या कह रहा है कि हमेशा ये सही नहीं है कि आप अत्याधुनिक तकनीकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे अपनाओ, जिससे आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पादकता और जो क्षमता है उन दोनों में वृद्धि सुनिश्चित होगी। कि यानी कि हमेशा इन आधुनिक टेक्नोलॉजी से उत्पादकता और क्षमता बढ़े, यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो अत्याधुनिक तकनीकी से छुटकारा पाकर उत्पादकता और क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। यही तो बात कह रहा है कि हमेशा आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसी से वृद्धि हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उनसे छुटकारा पाकर भी वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, आधुनिक यानी कि जो आधुनिक तकनीकी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसे अपनाने के कारण उत्पादकता और क्षमता में हुई वृद्धि को प्रमाणित करना संभव है। तो इस प्रकार की बात कहीं पर भी कथन में नहीं कही गई है कि आप जो आधुनिक तकनीकी अपनाने से जो उत्पादकता और क्षमता बढ़ती है उस वृद्धि को आप प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा प्रमाणित करने की बात तो नहीं कही गई है। इसका मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखो, यदि आप मौखिक आह्वान के फलस्वरूप अपेक्षित निधि इकट्ठी नहीं कर पाते हैं तो सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित कीजिए। क्या कह रहा है? आपको किसी कार्य के लिए पैसे चाहिए, निधि चाहिए, और यदि आप मौखिक आह्वान से निधि इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, आप मौखिक आह्वान से निधि इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखे जाने वाला जो समाचार पत्र है उस समाचार पत्र में एक विज्ञापन दे दीजिए, एक क्या दे दीजिए? एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। भाई आपने लोगों से आह्वान किया कि हमें इस कार्य के लिए क्या चाहिए? एक निधि चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो आप डोनेट कीजिए। अब यदि लोगों को आपके मौखिक आह्वान का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट दीजिए। हो सकता है लोग उसको पढ़ करके आपको पैसे दें। ठीक है, तो इस प्रकार की सुझाव देने के पीछे की जो पूर्व धारणा है, पूछे का जो अनुमान है वो क्या है? भाई लोग कभी कभी ही मौखिक आह्वान के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। अब कभी कभी देते हैं या नहीं देते हैं, इस प्रकार की बात नहीं की गई है। ये केवल इतना कह रहा है कि मौखिक आह्वान से यदि पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो आप
समाचार पत्र के अंदर विज्ञापन दीजिए। अब मौखिक आह्वान के प्रति लोग प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं, ये एकदम गलत है। देते हैं या नहीं देते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। सामान्यतः लोग समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन पढ़ने के इच्छुक नहीं होते हैं क्या? अब सामान्यतः समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन पढ़ने के इच्छुक ही नहीं होते हैं। जब समाचार पत्रों में विज्ञापन पढ़ने के लोग इच्छुक ही नहीं है तो क्या ये व्यक्ति इस प्रकार का सजेशन देता कि आप विज्ञापन दीजिए? यानी कि विज्ञापन यदि पढ़ते ही नहीं है लोग तो इस प्रकार का अनुमान तो नहीं हो सकता कि आप समाचार पत्र में विज्ञापन दीजिए। क्यों खर्चा करें जब लोग पढ़ते ही नहीं है? इसका मतलब ये अनुमान तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है। लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, यही अनुमान रहा होगा व्यक्ति का, सुझाव देने वाले का। यानी कि दोनों सही है, और जब दोनों सही हो तो सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कथन देखो, विज्ञापन है, बिना लागत के कंप्यूटर सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। एक कंप्यूटर सिखाने वाले व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है कि आप अब बिना लागत के, बिना पैसे दिए कंप्यूटर सीखिए और अपने जीवन को और अधिक क्या बनाइए? सार्थक बनाइए। तो लोग किसी शुल्क बिना पाठ्यक्रमों में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। बिल्कुल भाई, जब ये व्यक्ति फ्री में सिखाने की बात कर रहा है, यानी कि इस व्यक्ति का अनुमान क्या है कि लोगों को यदि हम फ्री सिखाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे, यही अनुमान रहा होगा, तभी तो ये फ्री में सिखाने की बात कर रहा है। दूसरा, कंप्यूटर का ज्ञान जीवन को अधिक सार्थक बनाता है, यही तो कह रहा है, अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। यानी कि आप कंप्यूटर सीखोगे तो आपका जीवन अधिक सार्थक होगा। यानी कि ये दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि सरकार ने सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सरकार ने क्या किया, जितने भी सूखाग्रस्त हैं, जहां पर इस बार वर्षा नहीं हुई है, उन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या किया है, एक योजना लेके आए हैं। और वो योजना क्या है? काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज। ठीक है, काम के बदले अनाज, यानी कि आपके यहाँ पर सूखा पड़ गया है तो आप आइए काम कीजिए, उसके बदले आपको सरकार क्या देगी? अनाज देगी। जैसे मनरेगा योजना है, मनरेगा में पहले शुरुआत में, बाद में पैसे देने शुरू कर दिए। पहले क्या था, आप मनरेगा में काम करते थे, वहाँ पर आपको क्या मिलता था? पैसा मिलता था। ठीक है, तो इसी प्रकार की योजना लाने का निर्णय लिया है सरकार ने कि जितने भी सूखा संभावित क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की योजना लाई जाएगी। तो सरकार की इस प्रकार की योजना लाने के पीछे का अनुमान क्या रहा होगा? सरकार क्यों ला रही है, क्या सोच के ला रही है? ठीक है, तो सरकार के पास सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम कार्यान्वित करने का तंत्र है। बिल्कुल है, सरकार के पास में ऐसा सिस्टम है, तभी तो सरकार है इस प्रकार की योजना ला रही है। यदि सरकार के पास में इस प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं हो कि ये योजना कार्यान्वित की जा सके तो क्या सरकार ऐसी योजना लाती? बिल्कुल नहीं लाती। यानी कि सरकार के पास इस प्रकार का सिस्टम है, तभी तो सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है। दूसरा, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार भी है। बिल्कुल है सरकार के पास में, तभी तो सरकार ऐसी योजना ला रही है। यदि सरकार के पास में पर्याप्त भंडार ही नहीं हो, लोगों को अनाज देने के लिए सरकार के पास अनाज है ही नहीं, तो सरकार क्या योजना लाती? ऐसी बिल्कुल नहीं लाती। भाई लोगों से आप काम करवाओगे, बाद में आपके पास अनाज नहीं है तो दोगे कहाँ से? यानी कि सरकार के पास में पर्याप्त भंडार है, तभी सरकार इस प्रकार की योजना ला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी पूर्व धारणा भी सही है, तो पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगली पूर्व धारणा। ठीक है, कथन है, संगठन यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है जो नवीन तकनीकी यानी कि नवी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको सुझाकर व्यय के अंदर यानी खर्चे में भारी कटौती करने में क्या करे? सहायता करे। एक संगठन है, उस संगठन ने क्या किया है? एक इस प्रकार का निर्णय लिया है कि हम उन सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे जो हमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारे खर्चे में कमी करने के बारे में सुझाव दे। ऐसे कर्मचारियों को हम क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। तो इस प्रकार की जो ये इस संगठन ने घोषणा की है, उस घोषणा करने से पहले इस संगठन का क्या अनुमान रहा होगा? वो अनुमान क्या है? तो देखिए, कर्मचारी नवीन सुझाव लेकर सामने आने में समर्थ हो सकते हैं, तभी तो कर्मचारियों को कह रहा है संगठन। यदि संगठन को पहले से ही पता होता कि कर्मचारी इस प्रकार के कोई भी सुझाव सामने नहीं ला सकते तो क्या वो कर्मचारियों को कहता? बिल्कुल नहीं कहता। यानी कि यहाँ पर पहला
सही है, यहाँ पर पहला क्या है, सही है। दूसरा, कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे पुरस्कार जीतने के लिए अपना दिमाग लगाए। बिल्कुल ये सही है कि वो पुरस्कार जीतने के लिए अपना दिमाग लगाए और संगठन को इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी बताए, यही सोचा होगा संगठन ने। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला, चूंकि बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित है, बहुत से लोग किससे पीड़ित है, मलेरिया से पीड़ित है, अतएव नागरिक प्राधिकारी ने क्षेत्र के निवासियों को ये सुझाव दिया है कि वे या तो मच्छर भगाने वाले उपायों का प्रयोग करें या फिर मच्छरदानियों के भीतर सोएं। क्या कह रहा है, वर्तमान में मलेरिया से बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, यानी कि मलेरिया रोग बढ़ रहा है। इसलिए जो नागरिक प्राधिकरण है उसने लोगों को एक सुझाव दिया है कि आप या तो मच्छर भगाने वाले उपाय अपनाइए या फिर आप मच्छरदानियों के भीतर सोइए। तो इस प्रकार का जो सुझाव देने के पीछे इस नागरिक प्राधिकारी का अनुमान क्या होगा, इसने क्या सोच करके ये सुझाव दिया होगा। तो इस नागरिक प्राधिकारी ने जो ये सुझाव दिया है, उस सुझाव देने के पीछे इसका जो अनुमान है वो अनुमान हमें पता लगाना है। तो देखिए मेरे दोस्त कि निवासियों के पास मच्छर भगाने के उपायों अथवा मच्छरदानियों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। भाई इसने तो यही सोचा होगा कि जो लोग हैं उनके पास में इस प्रकार के मच्छर भगाने से संबंधित उपाय करने या फिर मच्छरदानी लाने के लिए उनके पास पूंजी यानी पैसा तो होगा। यदि इसे पता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो क्या इस प्रकार का सुझाव देता, बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, यानी कि पहला पूर्व धारणा तो बिल्कुल सही है। दूसरी अत्यावश्यक जरूरतों के कारण लोग इसकी उपेक्षा करके मच्छरों को काटना सहते ही रहेंगे। क्या कह रहा है भाई, लोगों की दूसरी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण लोग इस सुझाव की क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे और मच्छर जो उन्हें काट रहे हैं उनका काटना सहते रहेंगे। क्या ऐसा सोचा होगा क्या भाई, नियामक प्राधिकारी ने तो ऐसा, जो नागरिक प्राधिकारी है इसने तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा होगा। यदि इसका अनुमान ये होता पहले ही कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे और उनको मच्छरों को काटना वो सहते रहेंगे, तो क्या नागरिक प्राधिकारी ऐसा सुझाव देता, वो बिल्कुल भी इस प्रकार का सुझाव नहीं देता। यानी कि नागरिक प्राधिकारी का यही अनुमान रहा होगा कि लोग उसकी बात को सुनेंगे, उसकी बात को समझेंगे और पालन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एकदम गलत है कि वो काटना सहते रहेंगे, बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला देखो, एक विज्ञापन है, एक एडवर्टाइजमेंट है। क्या है कि यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप क्या है, बुद्धिमान हैं, तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम ही सही लोग हैं। एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन है। किसका विज्ञापन है, एक कोचिंग क्लास का। कोचिंग क्लास क्या कह रही है अपने विज्ञापन में कि यदि आप बुद्धिमान हैं, आप क्या है, बुद्धिमान हैं, तो आपके निष्पादन के लिए यानी कि आपकी स्टडी में सुधार लाने के लिए हम ही सही लोग हैं। कोचिंग वाला कह रहा है कि हम ही सही है, आप हमारे पास ही आइए, कोचिंग कीजिए। तो कोचिंग वाले आमतौर पर इस प्रकार की कोचिंग्स की एड भी आती है। तो पूर्व धारणा, इस प्रकार की एड देने के पीछे की पूर्व धारणा क्या होगी, क्या अनुमान लगा करके इस प्रकार का एड दिया होगा। तो देखिए, जो कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं वो कोचिंग क्लास में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने, कोचिंग ने तो यही सोचा होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान छात्र है कुशाग्र बुद्धि वाले, वो कोचिंग क्लास में ऐड होना या कोचिंग क्लासेज में अपना एडमिशन लेना ज़्यादा उनके लिए पसंद करते हैं। तभी तो वो उन लोगों को कह रहा है कि आप हमारे पास आइए। तो पहला अनुमान बिल्कुल सही है। दूसरा, कोचिंग क्लास विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधारने में मदद करती है। बिल्कुल करती है, यही बात कह रहा है कि निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम ही सही लोग हैं, क्योंकि हम आपके निष्पादन में क्या लाएंगे, सुधार लाएंगे। यानी कि यहाँ पर दूसरा भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखो, नेक्स्ट, यह सत्य नहीं है कि सर्वाधिक बलवान महाशक्ति, यह सत्य नहीं है कि सबसे बलवान महाशक्ति की ही युद्ध में सदा क्या होती है, जीत होती है और उसे अन्य देशों से सम्मान प्राप्त होता है। ये क्या कह रहा है, ये बात एकदम बिल्कुल सत्य नहीं है कि जो सबसे बलवान महाशक्ति है उसी की हमेशा युद्ध में जीत हो और दूसरे जो देश है, दूसरे लोग हैं, वो भी उसे क्या करें, सम्मान दें। ऐसा हमेशा सत्य
नहीं होता है और होता भी नहीं है। आप देखो वर्तमान में जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सारे देश क्या रूस को, जैसे रूस एक महाशक्ति है, क्यों क्या सारे देश उसको सम्मान दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे देश उसके अगेंस्ट है। ठीक है, यानी कि और ज़रूरी नहीं है कि रशिया की जीत हो ही हो, हमेशा यो बलवान महाशक्ति युद्ध में जीते, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यानी ये जो कहने का मतलब है, इस कहने का जो भाव है वो क्या कह रहा है कि भाई हमेशा बलवान व्यक्ति ही जीते ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी जो कमज़ोर व्यक्ति है वो भी जीत सकता है, और हमेशा उसे दूसरे देश सम्मान दे ऐसा भी जरूरी नहीं है। बलवान व्यक्ति को कभी कभी सम्मान नहीं भी देंगे, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीतने वाले को कभी कभी प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलता है। अब वो प्रशंसा प्रोत्साहन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है उसकी सदा जीत हो जरूरी नहीं है, और हमेशा उसकी सम्मान मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो जीतने वाले को कभी कभी प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी मिल सकता है प्रशंसा प्रोत्साहन, लेकिन हमेशा नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल ये जो सेम टू सेम इसी में समाहित है। दूसरा देखो, जीतने वाले की कभी कभी आलोचना की जाती है, बिल्कुल यही बात कह रहा है कि हमेशा उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसकी कभी कभी आलोचना भी होती है और कभी कभी उसे सम्मान भी मिलता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला कथन देखिए, कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारे देश को दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कितना समय और लगेगा। क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारे देश को आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये जो कहने वाला व्यक्ति है, उस कहने वाले व्यक्ति का अनुमान क्या रखा होगा। यदि आप इस प्रकार की बात कहे कि कोई भी व्यक्ति ये आइडिया नहीं लगा सकता, पहले ही भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आतंकवादी गतिविधियों को मिटाने में और कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या सोच करके कह रहे होंगे कि आतंकवादी गतिविधियों की समाप्ति करना क्या है, असंभव है। बिल्कुल सही है, यही तो कह रहा है भाई, और कितना टाइम लगेगा इसकी आप भविष्यवाणी ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये असंभव है, आतंकवादी गतिविधियां कहीं न कहीं होती रहती है। बिल्कुल सही। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के प्रयास जारी है। बिल्कुल सही है, आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए प्रयास जारी है, लेकिन इन्हें कब समाप्त किया जाएगा इसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कथन है, यद्यपि अधिकांश युद्ध पीड़ित शांति प्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक, यद्यपि अधिकांश युद्ध पीड़ित शांति प्रिय, अधिकांश युद्ध पीड़ित शांति प्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हैं, तब भी युद्ध का तिरस्कार करना चाहिए। क्या कह रहा है कि अधिकांश जो युद्ध है वो पीड़ित और जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए पीड़ादायक है, तब भी क्या युद्ध का तिरस्कार करना चाहिए। हैं कुछ लोग शांति प्रिय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इस लाइन में चेंज कीजिए, टाइप थोड़ा सा कम हो रखा है, मिस प्रिंट हो रखा है। यद्यपि अधिकांश युद्ध प्रेम, यहाँ पर ये होगा कि यद्यपि अधिकांश युद्ध प्रेमी युद्ध पीड़ित और शांति प्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हैं, तब भी तिरस्कार, युद्ध का क्या करना चाहिए, तिरस्कार। यानी कि कुछ लोग युद्ध प्रेमी हैं, वो युद्ध चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर युद्ध पीड़ित जो शांति प्रिय लोग हैं उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो क्या इस प्रकार के युद्ध का क्या किया जाना चाहिए, तिरस्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग शांति प्रिय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ लोग हैं वो जो युद्ध चाहते हैं वो शांति प्रिय लोगों के लिए समस्या खड़ी करते हैं। तो पहला सही है। दूसरा, युद्ध में अधिकांश दुष्ट जन मारे जाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। युद्ध में तो ये जो शांति प्रिय लोग हैं ये भी तो पीड़ित है, इसका मतलब ये भी मारे जाते हैं तभी तो पीड़ित है। ठीक है, तो युद्ध में केवल दुष्ट जन मारे जाते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरे भी आम जनता भी मारी जाती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन है, यद्यपि अधिकांश युद्ध पीड़ित शांति प्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हो, तब भी युद्ध का तीव्रता से तिरस्कार किया जाना चाहिए। पिछले वाले में थोड़ा सा परिवर्तन करके दिया गया है कि अधिकांश जो युद्ध पीड़ित शांति प्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हो, तब भी युद्ध का क्या कीजिए आप, तीव्रता से तिरस्कार किया जाना चाहिए। तो युद्ध में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, तभी तो
ये इसका तिरस्कार करने की बात करा, यानी कि युद्ध में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। युद्ध के तीव्र विरोध का कुछ वांछित असर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। आप युद्ध का तीव्र विरोध कीजिए तो हो सकता है कि युद्ध बंद भी हो जाए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखिए अगला, केंद्र सरकार ने अपनी कर वसूली बढ़ाने के लिए, अपनी टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए जितनी भी जो विभिन्न लघु बचत योजनाएं दी जा रही वर्तमान कर राहत चरणबद्ध तरीके से वापस लेने का निर्णय लिया है। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ने अपनी टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए जितनी भी विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर जो टैक्स की राहत दी जा रही थी, कर की राहत दी जा रही थी, उसे वापस लेने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। अब सरकार यदि लोगों को पहले छूट दे रही है टैक्स बचाने की, अब उसे वापस ले रही है, तो क्यों ले रही होगी, उसका कुछ ना कुछ अनुमान होगा कि लोग अभी भी लघु बचत योजनाओं में धन रख सकते हैं और कर भी देते हैं। बिल्कुल यही होगा कि लोग लघु बचत योजनाओं में अपना धन देते हैं और कर भी देते हैं। ठीक है। दूसरा, कुल कर वसूली पर्याप्त मात्रा में बढ़ सकती है, तभी तो ये योजनाओं को वापस ले रहे हैं कि ये योजनाएं जो हम छूट दे रहे हैं इनको वापस ले लो तो कर वसूली बढ़ जाएगी, और यदि ये छूट देते जाएंगे तो कर वसूली कम होगी, यानी कि दूसरा भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों हमारा कथन पूर्वानुमान का पार्ट 2। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट कथन पूर्वानुमान का, आपने पहला वीडियो भी देखा होगा, इसको भी आपने देखा होगा। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, और यदि चैनल को एक बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।